facing a act of God? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है आजकल देश में युवा कितने परेशान हैं, तो मैं इन देश के सारे युवाओं के मन की बात अपने गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं। खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर लाठीचार्ज किया गया है और सिविल इंजीनियर पद की परीक्षा के रिजल्ट की मांग की जा रही है इनकी तरफ से। सिविल इंजीनियर पद के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली थी, 2018 में बीपीएससी ने यह परीक्षा ली और अब तक रिजल्ट नहीं आया है, जिस वजह से आज सड़कों पर इनका यह आक्रोश। अपना प्यारा भारत एक युवाओं का देश है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल युवा वर्ग को ही झेलनी पड़ रही है, जिसका सिर्फ एक ही मेन रीज़न है, वो है बेरोजगारी। कितने दुख की बात है ना, जिस युवा वर्ग को अपनी स्टडीज़ में, स्किल्स में, देश के डेवलपमेंट में योगदान करना चाहिए, वो आजकल अपने एग्ज़ाम टाइम पर कराने के लिए और उसके रिजल्ट टाइम पे आ जाए, ज्वाइनिंग प्रॉपर टाइम में हो जाए, इसके लिए आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं, धरना देते रहते हैं, ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्टूडेंट्स अपने मन की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे अन्य सेक्टर में पॉलिसीज़ लाती है और उसको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करती है। जैसे कि अगर मान लो कुछ दिन पहले अभी एमपी और एमएलएज़ का वेतन बढ़ाना था, तो उन्होंने तुरंत एक्ट पास कर दिया, जीएसटी का बिल तुरंत पास हो गया, नोटबंदी हो गई तुरंत। आप पूरे देश में लॉकडाउन करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते हो, एक दिन का भी टाइम नहीं लेते हो, तुरंत डिसीजन ले लेते हो। अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन जो देश के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उनको भी आप इसी स्पीड से ग्राउंड लेवल पे लाइए। जो कुछ दिन पहले ये शिक्षा नीति लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहा देश के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए ग्राउंड लेवल पे। और इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस एजुकेशन पॉलिसी का लाने का मेन मकसद तभी सफल होगा जब बच्चों को रोज़गार मिले। आप नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हो, डेफिनेटली लोगों का शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन आपको उसी हिसाब से रोज़गार के भी स्तर को बढ़ाना होगा, आपको रोज़गार के भी मौके देने होंगे। अब आदमी पढ़ लिख के करेगा क्या अगर उसे रोज़गार ही नहीं मिल रहा है? इसलिए बेहतर है शिक्षा नीति के साथ साथ एक रोज़गार नीति भी जल्द से जल्द लाया जाए। देश में आजकल प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात चल रही है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी तक आईआरसीटीसी की 3 ट्रेनें चल रही थी जिन्हें आप तेजस के नाम से जानते थे, लेकिन अब सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्राइवेटाइजेशन कर देने से इंडिया की इकोनॉमी सही हो जाएगी? अपनी इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी? यार, जब आपकी गाड़ी कम एवरेज दे रही है तो आप क्या करते हो? उस गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, व्हीकल के पुर्जे हैं उसको बढ़िया से टाइट करते हो। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो एवरेज ज़्यादा देने के लिए उसमें डीजल डाल दिया हो कि हाँ ये डीजल से चलेगा तो बढ़िया एवरेज देगा? हमारी गवर्नमेंट को ये समझने की ज़रूरत है, जो हमारी अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी है इसका एवरेज बढ़ाना है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो हमें इसके पुर्जों को टाइट करना पड़ेगा, इसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी, ना कि इसके फ्यूल को बदलने की ज़रूरत है। कंपनियों को प्राइवेटाइज ना करके जितने भी कर्मचारी हैं इसमें उनको आप टाइट करें, उनको प्रॉपर एक टारगेट दें कि ये काम आपको एक प्रॉपर लिमिट के अंदर ही करना होगा। अगर आपने इस प्रॉपर लिमिट में नहीं काम किया तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, आप उनकी सैलरी काट दो। गवर्नमेंट के हर एक सेक्टर में आप कर्मचारियों को एक टारगेट दो, इस टारगेट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। प्राइवेट संस्थाएं क्या करती हैं? कर्मचारियों को टाइट करके ही तो रखती हैं। प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपने मैन मटेरियल और मशीन्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती हैं। आप भी वही काम करो। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसमें एक कंपटीशन लाओ। लोगों के अंदर ये भावना आ गई है कि मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा तो मैं सिक्योर हो जाऊँगा। ये कंपटीशन की भावना लाओ, आप फीडबैक सिस्टम लाओ कि आपके काम की इवैल्यूएशन की जाएगी। आप समय समय पर उनके काम का इवैल्यूएशन करिए।
अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप उनकी सैलरी रोक दीजिए, उनको काम से निकाल दीजिए, सभी लोग लाइन पे आ जाएंगे। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप प्राइवेटाइज़ कर दोगे तो इससे चीज़ें सही हो जाएंगी। इससे आम जनता पे असर पड़ेगा। जो बेचारे गरीब है और गरीब होते जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, और जो अमीर है और अमीर होते जाएंगे। देश में करप्शन लेवल बहुत पीक पे चला जाएगा। जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनियाँ अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देंगी। आजकल गवर्नमेंट हज़ारों योजनाएं ला रही हैं, लेकिन ये क्या है, सिर्फ कागज़ों पे है। ग्राउंड लेवल पे कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। पैसे भी अलॉट होते हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखता नहीं है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? फीडबैक सिस्टम की ज़रूरत है। जिस जनता के लिए आप ये योजनाएं लाए हैं, उनको एक फीडबैक की भी सुविधा दीजिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देश का डेवलपमेंट की सबसे छोटी इकाई गांव। अगर गांव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। और इन गांवों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक ग्राम प्रधान को चुनती है। ग्राम प्रधान का काम क्या है? गांव के विकास के लिए जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, उसको सही तरीके से लगाया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है ये चीज़ें हो रही हैं सही से? जो भी ग्राम प्रधान है, वो क्या जो ऊपर से पैसे आ रहे हैं उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए कि जो पैसा आपने दिया है उसका कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, ये उनसे ना पूछ के कि गाँव वालों से एक सर्वे करा लिया जाए? और ये सर्वे आसानी से हो सकता है। आजकल तो इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसमें कि लोग अपने फीडबैक ऑनलाइन दे सकें। एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जिससे कि गांव के लोग अपनी समस्याएं सीधे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें कि हाँ, ये सुविधाएं इनके पास पहुंच गई हैं, ये सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च किए हैं, ये हर एक गाँव वालों के पास पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी योजनाएँ ला रही हैं जो गाँव के लोगों को पता तक नहीं है कि हाँ, ऐसी कोई योजना आई है। तो इन सब चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। किसी भी देश की अगर इकोनॉमी को सुधारना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो उस इकोनॉमी को जो कंट्रोल कर रहा है वो एक पढ़ा लिखा आदमी हो, जो काम कर रहा है उस चीज़ की उसको समझ हो। देश की अर्थव्यवस्था अगर सुधारनी है तो देश की बागडोर जिनके हाथ में है उनका काबिल होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देश की शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वैसे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिनके हाथों में इस देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर है उनके लिए भी एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए। यानी देश के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एक नई पॉलिटिक्स पॉलिसी लानी बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे कुछ रीज़न देना चाहूँगा कि न्यू पॉलिटिक्स पॉलिसी लाना क्यों ज़रूरी है। अब ऐसे आप कंपेयर कर लो, अगर आपको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, मान लो आपको टीचर ही बनना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट की तरफ से उस जॉब के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसका एग्ज़ाम कंडक्शन होगा, और इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। और आजकल तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इतनी लंबी प्रोसेस हो गई है कि किसी को अगर जॉब लेना हो तो कम से कम 5 साल तो उसको लगेंगे ही। आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा बढ़िया तरीका अपनाया है रेवेन्यू जनरेट करने का। यार, इंडस्ट्री तो आपको लगानी नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ है उसको बेचे जा रहे हो। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? आप कुछ वैकेंसीज निकालते हो, उस पर करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म पे आप अच्छा खासा पैसा लेते हो, जिससे आपको अरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट होते हैं। ये बढ़िया नया तरीका आप लोगों ने ढूंढ लिया है। बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए गरीब बेरोज़गार लड़कों को लूटने का आपने बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा है। आप आज नोटिफिकेशन लाते हो, 1 साल बाद उसका कहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, उस एग्ज़ाम के इंटरव्यू और रिजल्ट आने में 2-3 साल लग जाते हैं। वो भी भगवान भरोसे अगर सब चीज़ें सही होती रहीं तो ठीक है, वरना कोर्ट केस, मीडिया कैंपेन, स्ट्राइक, इन सब चीज़ों को करते करते आज के युवाओं का 4-5 साल बेकार चला जाता है। स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम होते हैं आजकल वो 5 साल के अंदर कंप्लीट होते ही नहीं हैं। कोई भी एग्ज़ाम आ जाए कम से कम 5 साल तो लगने ही हैं। तो ये चीज़ें आपको सुधारनी पड़ेंगी। आप अपने केस में पॉलिटिशियंस के अगर जो चुनाव होते हैं तो चुनाव होने से और उनके रिजल्ट आने में मैक्सिमम 1 महीने का टाइम लगता है, और इस 1 महीने के अंदर आप शपथ भी ले लेते हो, मंत्री पद की शपथ भी ले लेते हो। जहाँ इन बेरोज़गारों की बात आई तो आपने एक मुद्दा बना लिया है, अपने चुनाव का एक हिस्सा बना लिया है कि चुनाव से पहले आप नोटिफिकेशन निकालोगे, बच्चे पेपर देंगे, उनका रिजल्ट आप होल्ड करोगे, आप चुनाव जीत जाओगे, उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं। बेचारे ये बच्चे आपको चुनाव में वोट इसलिए दे भी देते हैं, फंस जाते हैं कि भाई अगली गवर्नमेंट आई तो पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आएगी, पता नहीं, वो हो सकता है ये नोटिफिकेशन कैंसिल कर दे, एग्ज़ाम कैंसिल कर दे। बच्चा मजबूर होकर आपको ही वोट देता है कि उसे भाई जॉब की पड़ी है, उसे अपने भविष्य की पड़ी है, और आप इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हो। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ
कि जैसे अगर मान लो किसी टीचर को ही बनना हो तो उसको टेट देना पड़ता है, सीटेट देना पड़ता है। सेम वैसे किसी को अगर पॉलिटिशियन बनना है तो उसके लिए भी पेट और सीपेट एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी पॉलिटिशियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट लेवल पे हो, और किसी को सेंट्रल लेवल पे अगर नेता बनना है तो उसको सीपेट यानी सेंट्रल पॉलिटिशियन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना जरूरी हो, और इनके लिए भी इंटरव्यू देना अनिवार्य हो। महंगाई बड़ी समस्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महंगाई की समस्या पे निजात पाने के लिए मनोज तिवारी क्या करेगा? हम जो हमारी नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं होंगी उसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों को वो योजनाएं पारित करवाएंगे। क्या योजनाएं होंगी? अब आधे घंटे के प्रोग्राम में तो आपको वक्त दे रहा हूँ, बताइए मुझे। नहीं, देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम है इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने सस्ते टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम। बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटाएंगे हम। हवा में है, आप हवाई किले बना रहे हैं सर। अरे मुझे बताइए कि होगा कैसे? अगर देश के बाहर पैसा नहीं भेजना है, कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है जनाब, आपको मुझे समझाना होगा कि यार इनकी भी तो परख होनी चाहिए कि क्या ये काबिल हैं। लाखों करोड़ों लोगों की जनता की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेताओं के ऊपर। तो क्या सही बंदा सेलेक्ट होके जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपने उसकी रिटायरमेंट एज रख दी है 60 ईयर्स। सेम ऐसे पॉलिटिशियंस की आप रखिए 60 ईयर, ऐसा होना चाहिए ना। अब बात करते हो सबका साथ सबका विकास की, तो यहाँ पे सबका साथ कैसे हो रहा है? आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको आप 55 साल 58 ईयर्स 60 ईयर्स में उसको आप रिटायर कर दे रहे हो कि भाई वो काबिल नहीं है। भाई आप क्या अमृत कलश पी के आए हो? आप बुढ़े होते तक भी आप इतने करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी संभाल रहे हो। या फिर ऐसा कर दो कि रिटायरमेंट एज की लिमिट ही हटा दो भाई सबके लिए। उसकी परफॉर्मेंस देखो, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखो, उसका टेस्ट लो, उसका फीडबैक लो कि भाई वो काम करने लायक है कि नहीं है, इफेक्टिव काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उस बेसिस पे आप रिटायरमेंट दो। हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई 40 साल बाद भी नहीं ढंग से काम कर पा रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा होगा जो 70 साल बाद भी अच्छे से काम कर ले रहा हो। जैसे आपके पॉलिटिशियंस तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि वो हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए, तब तक उनका काम चलता रहेगा। तो सेम ऐसे एक एम्प्लॉय भी तो है यार। रिटायरमेंट एज रखनी है तो सबकी समान रखो, नहीं तो फिर सबका हटा दो। और आप जो ये पेंशन स्कीम लाए हो ये किस हद तक सही है? आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो रहे हैं उनको आप पेंशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, और आप अपने अलाउंस बढ़ा ले रहे हो। आप मरते दम तक पेंशन लोगे, आपकी फैमिली मेम्बर पेंशन लेगी। ये कहाँ किस हद तक सही है? देखो, सबका साथ सबका विकास की बात है, तो आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी होंगी। अपने लिए ही नहीं सोचना होगा, देश की युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए भी कुछ सोचना आपका फ़र्ज बनता है। पेंशन स्कीम लाना है तो सबके लिए समान लाओ, या तो हटा दो सबके लिए। सब अपनी सेविंग कर लेंगे ताकि भाई वो अपना जीवन यापन कर सकें। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, अपने लिए भी पेंशन आप एनपीएस सिस्टम के ही थ्रू लाओ। ऐसा ना करो कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस के थ्रू लेगा और आप अपनी पुरानी पेंशन पे ही। ये चीज़ें गलत है, ये सब सुधारने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों को न्यू पॉलिटिशियन पॉलिसी में लाना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे बहुत हैं, आगे बात होती रहेंगी। मैं चाहता हूँ अपने देश की जनता को कि मेरी बातें ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुँच जाए और वो इस बारे में सोचें कि क्या चीज़ सही है आज के टाइम में, क्या गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।